अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़ाहिद है, योर एमसी मेंटोर। 8 अगस्त के जो एक्सपीरियंसेस है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। बिकॉज सैटरडे संडे छुट्टी थी तो हमने सोचा कि कुछ टाइम बाद ही ये वीडियो आपके लिए बना दें। ठीक है। सो फर्स्ट MCQ इज़ इफ टू बॉडीज हैव सेम वेलोसिटी देन बट वन इज़ हैवियर एंड द वन इज़ द लाइटर विच हैज़ द ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके लिए आप जस्ट इस फार्मूले को देख लीजिएगा। P इज इक्वल टू एम वी। पी मीन्स मोमेंटम, ठीक है, और m इज़ मास एंड v इज़ द वेलोसिटी। ठीक है। अब इसमें आप देख लें कि जो चीज़ हमारे पास सेम हो, फॉर एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि वन इज़ द हेवियर एंड द वन इज़ द लाइटर, लेकिन इनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी को आप क्या कर ले, इग्नोर कर ले। तो आप देख सकते हैं कि मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, हेवियर वन। ठीक है, जिसका मास ज़्यादा उसका आपके पास हो मोमेंटम ज़्यादा। ठीक है, और जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आपसे क्या पूछा गया है कि विच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट मोमेंटम, तो जिसका मास ज़्यादा है। ठीक है। फॉर विच प्रोसेस द मैकेनिकल एनर्जी इज़ इंटायरली कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस हैं। आपके पास 4 ऑप्शन मेंशन होंगे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, रीज़न क्या है, बिकॉज आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के U इज़ इक्वल टू Q प्लस W, यानी जो एनर्जी आप देते हैं वो हीट में और साथ में वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हमारे पास चेंज इन द हीट जो है, यानी हीट न बाहर से आती है बॉडी के अंदर, न सिस्टम से बाहर जाती है, तो चेंज इन हीट इज़ ज़ीरो। जब ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो U हमारे पास बराबर हो जाएगा W के। तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो सारा हमारे पास किस में स्टोर होता है, इंटरनल एनर्जी में। ठीक है। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस इन अ कंटेनर इस टेम्परेचर इज, तो जब हम कंप्रेस करते हैं गैस को तो वो हमारे पास उसकी हीट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो इंक्रीज़ आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा। फॉर एग्जांपल आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, जब आप इस तरीके से फॉर्म करते हैं तो आप इसको हाथ लगा दें, आपको फील हो जाएगा हीटिंग। ठीक है। सिनोनिम ऑफ डिसल्ट्री, तो द सिनोनिम इज़ इरेटिक, और दोनों का मतलब होता है कि जब एक काम आप कर रहे हैं विदाउट अ प्लान और पर्पस, और उसमें क्या हो, इरेगुलरिटी हो। ठीक है। टू वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वन ऑफ देम। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से मैं आपको एक इस तरीके से ड्रा कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर नंबर फर्स्ट है, ये वेक्टर नंबर सेकंड है, और ये आपके पास थर्ड वेक्टर है, क्योंकि थर्ड वेक्टर जो फाइनल हम ड्रा करते हैं उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब आप बता दें कि इनके बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 120। ठीक है। अच्छा जी, और इस फार्मूले से आप डिराइव भी कर सकते हैं, बट डिराइव करने की क्या ज़रूरत है, जस्ट आप आंसर को याद रख लें, क्योंकि अभी आपको MCQs चाहिए। ठीक है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो इसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर, बिकॉज द फार्मूला इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो फोर्स मतलब यूनिट न्यूटन और लेंथ मीटर। ठीक है। विच वन इज़ द स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स, एंड बोथ आर करेक्ट। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बोथ आर करेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तो हमारे पास इसमें फोर्स है, तो ये तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर फर्स्ट इज़ कि EMF, आल दो कि इसका नाम हमारे पास इसमें फोर्स आ रहा है, बट इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ जस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वी मेजर इट इन द यूनिट ऑफ वोल्ट। ठीक है। दूसरा चीज़ आपने क्या याद रखना है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया, और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज FSH हार्मोन एक्ट ऑन, तो FSH हमारे पास एक्ट करता है ओवरी पे। जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन उधर मेंशन है वो ओवरी है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि सिर्फ FSH ओवरी पे एक्ट नहीं करता, फीमेल में ओवरी पे करता है। ठीक है, लेकिन मेल में हमारे पास टेस्टी में सर्टूली सेल पे करता है। फीमेल में ओवेरियन पॉलिकल जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती हैं ओवरीज में, उस पर एक्ट करती हैं, और मेल में हमारे पास किस पे एक्ट करती हैं, टेस्टीज में जो सर्टूली सेल्स है। ठीक है। वर्क डन ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज,
तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एक चार्ज बॉडी मोशन करती है तो उस पे वर्डन ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 90, ठीक है। और जब हमारे पास, आप इधर देख ले, वर्डन हमारे पास बराबर होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। जब एंगल 90 है तो कॉज ऑफ थीटा हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। जब ये ज़ीरो है तो वर्डन भी हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा जी, सिनोनिम ऑफ वेरेशियस, तो इट इज़ ग्रीडी। इसका मतलब होता है कि एक चीज़ जो आप बहुत दिल से चाहते हैं और आप इंटेंस डिज़ायर उसके लिए शो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। बाकी सिनोनिम भी है, लेकिन जो उधर ऑप्शन आपके एमसीक्यू में मौजूद है दैट इज़ ग्रेडी, ठीक है। इन अ ट्रांसफार्मर द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप व्हेन, तो देखिए आपके पास दो किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक हमारे पास होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक हमारे पास होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इस पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं डिफरेंट तरीके से, सारे मैं आपको साथ डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक है। नंबर फर्स्ट, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि सेकेंडरी टर्न्स जब ज़्यादा हो प्राइमरी टर्न से तो उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो कि वोल्टेज इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके लिए दो शॉर्टकट्स आपने याद रखने हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उतनी वोल्टेज ज़्यादा होगी। सो जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो इसलिए सेकेंडरी में वोल्टेज भी ज़्यादा है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम वोल्टेज इंक्रीज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना करंट हमारे पास कम होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आप लिख सकते हैं कि करंट इन द सेकेंडरी इज लेस देन करंट इन द प्राइमरी, ठीक है। बस ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको आपने याद रखना है। नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन द प्राइमरी, एंड करंट इन द सेकेंडरी इज लेस देन करंट इन द प्राइमरी, ठीक है। इस तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए भी आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है, वोल्टेज भी प्राइमरी में ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो करंट है वो सेकेंडरी में ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है, यानी इसके उलट है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा एमसीक्यू ये आता है कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर किधर यूज़ होता है, स्टेप डाउन किधर यूज़ होता है। तो स्टेप अप हमारे पास यूज़ होता है जिधर बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लाइक जिसको आप कहते हैं पावर हाउस या बिजली घर, ठीक है। और इस तरीके से जो आपके घर के साथ जो खंबे लगे होते हैं उस पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे पास होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इधर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इधर ज़्यादा हैं इधर कम है। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि स्टेप अप में सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है, तो ये आप देख सकते हैं ज़्यादा है उधर कम है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब होता है आउटडेटेड एब्सोल्यूट का। तो एंटोनिम क्या हो गया? मॉडर्न, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, विच फिनोमेना प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट। तो उधर जो ऑप्शन मेंशन है दैट इज़ इंटरफेरेंस, बट आपने दो चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन बोथ प्रूव्स दैट लाइट इज़ अ वेव नेचर, लाइट हैज़ अ वेव नेचर। तो दोनों को आपने याद रखना है, जो भी ऑप्शन आपको मेंशन होगा इन दोनों में से वो आपने चूज़ करना है। अगर दोनों मेंशन है बोथ ऑप्शंस तो फिर आपने बोथ एंड भी करना है, ठीक है। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है, इससे एमसीक्यूज़ आते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन इधर आपने याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये हमारे पास कौन सा नेचर को शो करता है लाइट का? पार्टिकल नेचर, ठीक है। बाकी चीज़ें ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके टेस्ट में ज़रूर आते हैं। अच्छा, ये हमारे पास वर्बल में क्वेश्चन आया हुआ था a/2 c/4 e/8, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है g/16। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है आप देख ले, इधर आपके पास a है, फिर c है, फिर e है, तो आगे क्या आएगा? आगे हमारे पास आप देख सकते हैं बीच में b जोड़ा है, फिर इधर d जोड़ा है, तो f जोड़ेंगे आगे g आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 × 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 आपने यूज़ करना है।
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 16, ठीक है। तो G/16 इज़ योर राइट ऑप्शन। The product of pressure and volume has the same unit as of, तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ एनर्जी और वर्क। अब कैसे, आपने केमिस्ट्री में ये इक्वेशन पढ़ा होगा, मे बी फिजिक्स में भी हो, लेकिन केमिस्ट्री में ये मौजूद है कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन है, और आपको पता है कि वर्क डन और एनर्जी का सेम यूनिट होता है एंड दैट इज़ जूल, ठीक है। अदर भी यूनिट्स है, बहुत सारे और यूनिट्स भी हैं, बट यूनिट सेम है इन दोनों का। शेप्स, द शेप ऑफ यूट्रस इज, तो इट इज़ इन्वर्टेड पेयर, ये आपके पास नाशपाती आप जिसको बोलते हैं, इट इज़ पेयर। एंड आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ तो ये वाला शेप इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये नीचे वाला इधर आ जाएगा। हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल लिव इन, अच्छा ये बहुत ज़्यादा आते हैं ये एमसीक्यूज़ कि फ्रेश वाटर कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, मेरीन किस में रहते हैं, और हमारे पास बाकी जो ऑर्गेनिज्म वो किस में रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से 4 ऑप्शन मेंशन होंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अच्छा, इस सब का मैं आपको समरी वाइज बताता हूँ। नंबर फर्स्ट ये है कि फ्रेश वाटर कौन से में रहते हैं, हाइपोटोनिक। मेरीन एंड सम इनवर्टिब्रेट कौन से में रहते हैं, आइसोटोनिक। और सी वाटर में कौन से रहते हैं, हाइपरटोनिक, ठीक है। अब इसके एग्जांपल भी मैंने इधर मेंशन की हैं, ठीक है। आप इस तरह देख सकते हैं कि फ़िश हमारे पास फ्रेश वाटर में रहता है, हाइपोटोनिक। इसी तरीके से जेली फिश मेरीन वाटर में, ठीक है, और टोना ये हमारे पास साल्ट वाटर में, ठीक है। और इसके लिए एडाप्टेशन भी है, उसको आप देख सकते हैं, आपके बुक में सेकंड चैप्टर में होमोस्टेसिस में एक कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें आप देख ले, हाइपो का मतलब होता है लेस, टोनिक का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है। अब ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हमारे पास सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा होंगे, लेकिन इन्वायरमेंट में क्या होगा, कम होगा। जब इन्वायरमेंट में सॉल्ट कम है और बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है, बॉडी में क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो वाटर अंदर आएगा। तो इधर आप देख सकते हैं इनटू द ऑर्गेनिज्म, वाटर मूवमेंट क्या है, इनटू द ऑर्गेनिज्म। एक से एग्जांपल देख ले, इस तरीके से आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मींस सेम, यानी उस इन्वायरमेंट में और जो ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे, दोनों के बॉडी का जो फ्लूइड है वो दोनों सेम है। जब सेम है तो कोई वाटर अंदर बाहर नहीं जाएगा। इसी तरीके से हाइपरटोनिक को आप देख ले, हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें फ्लूइड जो है वो ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, वाटर उसमें कम है। जब वाटर कम है और जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसमें वाटर ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वाटर एनवायरनमेंट में जाएगा, ठीक है। सो आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जब बॉडी बाहर जाएगा, इससे बॉडी से वाटर जो है बाहर जाएगा, तो बॉडी क्या होगी, श्रिंक होगी, ठीक है। सो ये कंप्लीट टॉपिक है, जब जस्ट इस समरी को आप बस देख ले और इसको आप समझ ले, ठीक है। Progesterone is secreted by the placenta in response to which hormone? So the correct option is human chorionic gonadotropin hormone, ठीक है। अब इसका एब्रिविएशन मैंने क्यों लिखा है, लास्ट ईयर ये एमसीक्यू आया था कि ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को आप किस तरह एब्रिविएशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, एच, सी, जी, इस तरीके मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। सो द करेक्ट इज एच आपने स्मॉल लिखना है, सी, जी कैपिटल, ठीक है। टाइप ऑफ प्लास्टिड डेट टेक पार्ट इन पोलिनेशन, तो पोलिनेशन में जो हमारे पास टेक पार्ट लेता है, यानी जो पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स कलर, तो ये जो पेटल्स होते हैं गुलाब के फूल, तो वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट में आते हैं, ठीक है। यानी एनी कलर ऑफ द प्लांट अदर देन ग्रीन इज़ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और ये हमारे पास बीज और दूसरे इंसेक्ट पोलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू इट्स कलर, ठीक है। The speed of sound in ear is 340 meter per second and the frequency in 1 kilohertz. What is the wavelength? So the correct option is 0.34 meter, ठीक है। और इसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह जहन में सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपके पास फार्मूला तो आपको याद है ना कि वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, ठीक है। आपसे मांगा क्या है, वेवलेंथ मांगा है, तो v डिवाइड बाय f कर दें। v आपको मेंशन है क्या है, 340 है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना है, 1000 है, ठीक है। सो आप सिंपल क्या कर दें, इसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत है नहीं है, आप सिंपल 0.34 लगा दें, सिंपल। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज,
तो ये आपके बुक का लाइन है, तो उधर से आपको रटा होना चाहिए, बात चीज़ें रटे की भी आती हैं। तो इसको सबसे पहले आपको फार्मूला का पता होना चाहिए, CH3COOH, या सिंपल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास ऑफ कार्बन, वो हमारे पास 12 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आप सिंपल 12 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 32, तो आप इसको कैलकुलेट कर ले, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेथड टू मेक ट्राई नाइट्रोटोलीन फ्रॉम टोलीन, तो ये आपके बुक का ये पूरा एक रिएक्शन है, 3 स्टेप में होता है, ठीक है। हर एक को आप देख लें, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। SI बेस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आपको ये रटा होना चाहिए, बाकी आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, इट इज़ द पास्कल सेकंड। UR50 व्हाट डैश यू डैश, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस जो मेंशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो आपके पास जो D नंबर ऑप्शन है, दैट इज़ योर राइट ऑप्शन, ठीक है। और करेक्ट क्या बन सकता है, करेक्ट बन सकता है व्हाट डिड यू डू, ये करेक्ट बन सकता है, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन है नहीं, सो D इज़ योर राइट ऑप्शन। Chinese people, due to high respect, do not burn their dead people. The bracket word can be replaced by, अच्छा, इसमें ये जो ब्रैकेट में जो वर्ड है ना, हाई रिस्पेक्ट, ड्यू टू हाई रिस्पेक्ट, इसके लिए आप इसका सिनोनिम यूज़ करना है, ठीक है। सो जो ऑप्शंस आपके साथ मेंशन है वो है एडोर, स्टीम, हॉलो एंड ऑल। तो इसमें एडोर का मतलब भी लब होता है, लेकिन इधर ठीक नहीं लगता, फिट नहीं है। स्टीम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो स्टीम का क्या मतलब होता है, हाई रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट ऑप्शन। Time taken by a projectile to hit the ground will be if it is thrown with a velocity of 98 मीटर पर सेकंड and the angle is 30, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास सिंपल फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा डिवाइडेड बाय G। अब इसको बहुत इजीली हम सॉल्व करते हैं, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी क्या है 98 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 हमारे पास 1/2 के बराबर होता है, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। नीचे हमारे पास G की वैल्यू क्या है 9.8। तो आप सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करते हैं, इसका जो 0.1 है ना वो आप इधर कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मैंने कर दिया। जब 9.8 करता हूँ 10⁻1 आता है ना, तो वो 1 जो है इधर मैं कर देता हूँ, 0.5 से मैंने 5 बना दिया, नीचे 9.8, इन दोनों को कैंसिल कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10, तो 10 सेकंड इज और राइट ऑप्शन, ठीक है। रेंज विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज एट अ एंगल ऑफ, तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम रेंज होता है वो किस एंगल पे होता है, 45 पे। मैक्सिमम रेंज किस पे होता है, 45 एंगल, ठीक है। सो अब वो कौन सा एंगल है जिस पे रेंज हाफ ऑफ दी मैक्सिमम रेंज हो, तो वो हमारे पास है दो एंगल्स, 15 या 75, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये तो दो एंगल है, तो दोनों पे कैसा करेक्ट ऑप्शन आ गया, तो आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री एंगल का। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, जब दो एंगल का सम 90 के बराबर हो, एंगल 1 का प्लस एंगल 2 का, इस पे MCQs आते हैं, 90 के बराबर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। और हमेशा के लिए याद रखें कम्प्लीमेंट्री एंगल पे हमारे पास रेंज क्या होता है, बराबर होता है, तो इसलिए मैंने इधर 15 या 75 करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आपके पास उसका प्रॉपर सोल्यूशन है, इसको आप देख ले। हमारे पास क्या ऑप्शन क्या मेंशन था कि रेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, तो रेंज के लिए अपना फार्मूला लगा दें, मैक्सिमम रेंज के लिए अपना लगा दें, सॉल्व कर लें, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, यानी कितने टाइम कांस्टेंट के बाद एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास आइडियली कोई भी कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज या डिस्चार्ज नहीं हो सकता, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट यानी 5t हमारे पास एक कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज भी हो सकता है एंड फुली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपको इधर आ जाए कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम अ कैपेसिटर कैन बी फुली डिस्चार्ज, तो अगेन यही करेक्ट ऑप्शन होगा और इसका भी करेक्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी MCQs आपको आ सकते हैं कि 1 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज का कितना डिस्चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, ठीक है। सो ये आपके चार्जिंग के लिए है, किसके लिए, चार्जिंग के लिए। और अगर ये आप 100 से माइनस कर ले तो जो वैल्यूज़ आएंगे वो डिस्चार्जिंग के लिए होंगे, ठीक है। तो इधर आप नीचे देख सकते हैं कि 5 टाइम कांस्टेंट पे हमारे पास 99.3% है, अब भी ये 100% नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जितने जितने हम नीचे आते हैं तो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है।
तो आगे हम इन्फिनिट तक भी जाए ना तो ये 100% हमारे पास नहीं आ सकता, ठीक है। सो हम क्या कहते हैं कि थ्योरेटिकली 5 टाइम कांस्टेंट के बाद हमारे पास ये फुली डिस्चार्ज या चार्ज हो जाता है। फर्टिलाइजेशन अकर इन, तो आपके पास ऑप्शंस आप देख ले, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज उवी डक्ट, जिसको हम फिलोपियन डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो आपने दो चीज़ याद रखनी है, नंबर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किधर होती है, नंबर सेकंड इम्प्लांटेशन किधर होती है। तो इस पे भी एमसीक्यूज आते हैं कि इम्प्लांटेशन किधर होती है। तो इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, लेकिन फिर यूट्रस में आपसे पूछा जाता है कि एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, या जो इनके 3 लेयर्स है, ठीक है। तो इसमें भी फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो बीच बीच में मैं बहुत सारे एमसीक्यूज और भी बता रहा हूँ जो कि स्टूडेंट के पेपर में आए हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। डोल कंडेंसेशन अकर इन विच मॉलिक्यूल, ऑप्शन आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, एसिडिहाइड, 2 मिथाइल एसीटोन, नन ऑफ दिस। तो ये आपके पास इनके फार्मूलाज हैं, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी इसको मैं बी लिख दूँ, इसको ए लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने अल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर फर्स्ट ये है कि अल्डोल कंडेंसेशन किस में होगा, ओ मॉलिक्यूल्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इधर आप देख ले हमारे पास इस फॉर्मल्डिहाइड में कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप तो हैं, लेकिन उसके साथ कोई हाइड्रोजन, कोई कार्बन अटैच नहीं है। हाइड्रोजन अटैच है लेकिन कार्बन अटैच नहीं है। सो आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास अल्फा कार्बन का होना ज़रूरी है। जब तक अल्फा कार्बन ना हो तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब इधर ये हाइड्रोजन है बट दिस इज़ नॉट अल्फा हाइड्रोजन। सो इस फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3 है। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट अटैच विद द कार्बन। अब ये कार्बन को आपने नहीं सोचना बिकॉज दिस इज कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के साथ जब कार्बन अटैच हो और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो तब उसको हम कहते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास एसिटल्डिहाइड में हो सकता है, ठीक है। अब 2 मिथाइल एसीटोन में भी हो सकता है बट दिस इज कीटोन, और हमसे क्या पूछा गया है, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें होती है अल्डोल कंडेंसेशन बट स्पेसिफिकली दैट इज कॉल्ड कीटोल कंडेंसेशन, ठीक है। सो ऑप्शन हमारे पास चूंकि बोथ मौजूद नहीं है, चूंकि अगर ऑप्शन होता है कि बोथ बी एंड सी तो हम इसको करेक्ट कर देते, पर अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो द मोस्ट सुटेबल वन इज द एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख ले, विच वन इज नॉट गिविंग द अल्डोल रिएक्शन। तो ऑप्शन आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बोथ ए एंड सी। तो आपको पहले से पता है कि फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता, अभी पहले क्वेश्चन में हमने सीख लिया। एसिटल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन होता है। एंड बेंजल्डिहाइड का आप स्ट्रक्चर देख ले कि इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ हाइड्रोजन टू अटैच है लेकिन दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज कार्बन इसके साथ अटैच नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं देता और ये भी नहीं देता। तो ऑप्शंस आप देख ले, बोथ ए एंड सी ऑप्शन मौजूद है, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन डी इज योर राइट ऑप्शन, ठीक हो गया, समझ तो आ गई ना। अच्छा, ये इसका आपके पास एक्सप्लेनेशन है, इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। If mass become twice, the velocity become also twice, then the kinetic energy will be. So देखिए, kinetic energy हमारे पास बराबर होती है हाफ mv² के, ठीक है। अब हमारे पास मास क्या है, ट्वाइस है, तो हाफ और मास को मैं लगाता हूँ 2m, ठीक है, और वेलोसिटी भी ट्वाइस है तो इसको मैं लगाता हूँ 2v², ठीक है। हमारे पास बन जाएगा हाफ 2m और ये बन जाएगा 4v²। अब इससे मैं ये दोनों चीज़ें बाहर निकालता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा 8 हाफ mv², और mv² किस चीज़ के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। तो इसकी जगह मैं लगा सकता हूँ 8 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो आपके पास जो ऑप्शन 8 होगा वो सही होगा। इफ मोमेंटम काइनेटिक इज सेम देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो देखिए, अगर मोमेंटम बराबर हो जाए काइनेटिक एनर्जी के तो वेलोसिटी कितना होगा, तो आपको पता है मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है, mv, एंड काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर, mv²। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ mv इंटू वी, बिकॉज v² है, तो आपके पास mv इसके साथ कट गया तो आपके पास बन जाएगा हाफ v। अब इधर 1 है तो अगर मैं इस 2 के इधर लाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो v हमारे पास बन जाएगा 2, और यूनिट अगर हम लगा दे तो मीटर पर सेकंड। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो ऑप्शंस आपके पास है गैसियस एक्सचेंज, मटेरियल एक्सचेंज, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ये नम पास पेपर से आया हुआ है।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा के क्या फंक्शंस है। तो ये प्लेसेंटा के फंक्शंस है, ठीक है, आप देख सकते हैं। न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, बिकॉज प्लेसेंटा क्या चीज़ है, मदर और फीटस जो होता है, बच्चा जो होता है माँ के पेट में, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है मदर के जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें उधर जाती हैं, और बच्चे में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो उसके थ्रू मदर साइड पे आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें देखिए गैस एक्सचेंज, यस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। मटीरियल एक्सचेंज, यस। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन। अच्छा, प्लेसेंटा क्या चीज़ है, दिस इज द पीटस, बच्चा है, ये हमारे पास यूट्रस है, ठीक है, और दिस इज द प्लेसेंटा, और इसके बाद एम्बिलिकल कार्ड होता है, ठीक है। सो इस प्लेसेंटा के बारे में आपसे पूछा गया है। If two bodies have the same velocity but one is heavier and the one is the lighter, which has the greatest momentum? तो मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है, mv। अब इधर हमारे पास सेम वेलोसिटी है, तो v को आप कांस्टेंट कर दे, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका मास ज़्यादा उसका वेलोसिटी। तो क्वेश्चन क्या है, विच हैज़ द ग्रेटेस्ट मोमेंटम, तो किसका, द हेवियर वन, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो। तो आपको दो पेयर्स मेंशन है, ठीक है, NO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर ले। किस तरीके से कैलकुलेट करना है, NO2 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है 7, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का कितना है 8, तो 7 + 16 इज इक्वल टू 23, ठीक है। सो इधर देख ले 23, और कार्बन डाइऑक्साइड में 22, इस तरीके से N2CO2 में कर दे तो 14 आ गया। सो दिस फेयर जो है 2 नंबर, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने मेथड सीखना है, बाकी रट्टे नहीं लगाने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, मे बी किसी को एक और क्वेश्चन भी इस तरीके से आ जाए। सिनोनिम ऑफ इम्पेडेंट, तो इट इज हर्डल, ठीक है, और हर्डल का क्या मतलब होता है, बैरियर, रुकावट, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चंस थे और जो आपके साथ हमने डिस्कस कर दिए। अच्छा स्टूडेंट, जिनका मंडे को टेस्ट है, काइंडली आप लोग जो है टाइम पे इस नंबर पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम टाइम पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दें और ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।